अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियरमैन कूलिंग पार्टनर पेल। एक मरतबा फिर PSL का आगाज़ होने जा रहा है सीज़न 10। वैसे तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैचेस चल रहे थे, बीच में एक तात्तुल आया। हमारे हमसाए से हमारी क्रिकेट की बहाली, क्रिकेट की खुशियाँ, लोगों की खुशियाँ, आवाम की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कर दिया अपनी तरफ से हमला, जिसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मुँह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद वो चुप करके खामोशी के साथ बैठा हुआ अपने ज़ख्म चाट रहा है। लेकिन हम दोबारा से अपने PSL को शुरू करने जा रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐड भी हुए हैं और अच्छी बात सबसे ये है कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स खेल रहे थे, जो यहाँ से एक दफ़ा रुखसत भी हुए, वो भी वापस आए हैं। चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो दीगर प्लेयर्स हों। ये इस बात का सबूत है, इजहार है कि उन्हें इस बात पर भरोसा है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। चाहे दुश्मन मुल्क जो मर्जी कहता रहे पाकिस्तान के बारे में, अमन अमान की सिचुएशन के बारे में, लेकिन उन्हें भी इस बात का यकीन है कि महफूज मुल्क है। और यहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई दरअंदाजी की कोशिश करेगा, पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब देने की पूरी तरह सलाहियत रखते हैं अफवाज पाकिस्तान। और इसी बात का एतराफ़ भी आज के मैच से पहले होने जा रहा है। ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारे इस हुकूमत को, जिसने बड़े ही जुर्रतमंदाना अंदाज में भारत के ना सिर्फ हमले का जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, अपने से बड़े मुल्क के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। और जिस तरीके से भारत को जवाब दिया है, उस पर हर तरफ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई जनाब, वाह वाह हो गई है। तो आज ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। तो आज PSL का जनाब एक मरतबा फिर आगाज़ होने जा रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स। स्टूडियोज से मेरे साथ हैं जनाब सलीम मलिक साहब और वीडियो लिंक से हमारे साथ होंगे सकलैन मुश्ताक साहब। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सकलैन भाई, पहले तो आपको मुबारकबाद। पूछे किस बात की? किस बात की जी? आपका ट्विटर ब्लॉक हो गया इंडिया में। जी पता नहीं क्या करते हैं, क्या हुआ ये समझ में बहुत तीर मार रहे हैं ये इस तरह की हरकत करके। तो हालांकि आप अमन की बात करते हैं, सुलह सफाई की बात करते हैं, बल्कि आपका तो अंदाज पुकार रहा होता है कि भाई मुझे कुछ ना कहना, मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, अमन की बात करो। इतने शरीफ आदमी हैं, उनका हाथ पकड़ के इंडिया ने ट्विटर ब्लॉक कर दिया। इस बात पे हैरत हुई है, गुस्सा नहीं आ रहा, यकीन करें हैरत हो रही है, हंसी आ रही है इस बात पे। देखें कितनी नैरो सोच है और ये इस अंदाज से दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारी सोच जो है वो बहुत छोटी है। मुल्क बड़ा है, सोच छोटी है। मुल्क बड़ा है, दिल छोटा है। मुल्क बड़ा है मगर इनके अंदाज छोटे हैं और ये छोटापन निकलेगा नहीं इनके अंदर से। अफसोस कि ये छोटापन इनके अंदर से नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो खुद साख्ता बड़ापन था वो ज़रूर निकाल दिया हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, ये बात तो है। अच्छा सलीम भाई, जैसे कि सकलैन मुश्ताक साहब का ट्विटर ब्लॉक हुआ है, आपके ख्याल में इतने सुलहजू किस्म के इंसान हैं वो, और हम तो अगर उनसे कोई सवाल भी ऐसा करते हैं, सख्त सवाल भी हो, तो उसके जवाब में भी वो इतनी अच्छे तरीके से इतने नफीस अंदाज में जो है वो बयान करते हैं बात। मतलब क्या हो गया इंडिया को, किस बात का खौफ है? यार पागल हो गए हैं बेसिकली। आप देखें ना, ये कोई तरीका नहीं है कि आप छोटी छोटी हरकतों पे आ जाएं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के यूट्यूब बंद किए, अब इस पे आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मगर ये कोई तरीका नहीं है। आप अगर आपकी मार पड़ गई है आपको, तो अब आप दुनिया को ये छोटी छोटी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल इससे आपकी सोच की अक्कासी होती है, इमेज मज़ीद गिरेगा। नहीं, आपका नज़र आता है ना लोगों के आप क्या हैं। आपकी इतनी छोटी सोच है कि आप लोगों के ट्विटर बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें। अब उनके पास देखें असल में कुछ है नहीं, पानी बंद नहीं कर सके, वो कोई चीज़ कुछ कर नहीं सके, उनका बस नहीं चला ना किसी चीज़ पे भी। उन्होंने हमला छोटा सा करके देख लिया, हमने जवाब जो दिया वो सारी दुनिया हम कहते थे कि बताएंगे, भरपूर जवाब दिया। तो अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ बेचारों के रही नहीं। वो छोटी छोटी चीज़ें करके अब खुश होंगे, अपने लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम भाई, जैसे कि शुरू हो रहा है जनाब आज से दोबारा PSL, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, गैर मुल्की प्लेयर्स थे, वो वापस आए हैं। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पर उनको भरोसा है, पाकिस्तान में अमन पर उनको भरोसा है, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस पर भरोसा है, और सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ थमा था। बिल्कुल। देखें ना, अगर आप उनकी IPL भी शुरू हो रही है ना, अब उनके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं वापस नहीं आ रहे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। वो कहते हैं जी हमने वापस आना ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें। जी हाँ।
जैसे वो फास्ट बॉलर जो था स्टार्क, वो बॉलिंग करने स्टार्ट पे वो रुका है और उसको जितना डराया गया है वहाँ, तो इसका मतलब है उनको भी नज़र आ गया है कि दहशतगर्दी यहाँ ज़्यादा है, बजाय देखें ना पाकिस्तान में सारे लोग आ रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा वाक़या हो ना तो ये लोग आते कभी नहीं है। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ उनको हम पे कॉन्फिडेंस है ना कि यार नहीं ये हमें कुछ नहीं होने देंगे, तो वहाँ उनकी खुद की देखे ना, उनको हर चीज़ में मार पड़ रही है। बिल्कुल सही है। तो ये खुशाइन बात है कि हमारे यहाँ लोगों ने हम पे एतमाद किया, वापस आ रहे हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट दोबारा से बहाल हो रही है। बहुत अर्सा पहले से आपको याद है हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं होती थी कि ये दहशतगर्दी हो रही है, फलां हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का हम पे एतमाद बहाल हुआ है। सकी भाई, ये बड़ी खुशाइन बात है जी। पीएसएल तो एक तो दोबारा से शुरू हो ही रहा है, उसके साथ साथ जैसे कि सलीम भाई ने भी और मैंने भी कहा कि गैर मुल्की प्लेयर्स को पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पर कॉन्फिडेंस है, एतमाद है। अगर इसका कंपैरिजन हम मुआवजा करें आईपीएल के साथ, तो वहाँ के प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे इंडिया में खेलने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी फतह है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा सफ़र, सलीम भाई भी सफ़र करते रहते हैं, मेरा सफ़र भी रहता है। पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज ए लोग समझते हैं कि ये बहुत बेहतर है इंडियन से, इनका इखलाक बहुत अच्छा है, ये बहुत मिलनसार हैं, ये अमन का पैगाम देते हैं। बहुत सारे लोग, पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल और ऊपर वाली नहीं, आप कहीं पे भी चले जाओगे आपको मिलेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान बेस्ट मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बेस्ट हैं, हमारा इमेज बहुत अच्छा है और हम लोग हम्बल हैं। हम लोग ये नहीं कि बिग हेडेड हैं, बिग नोज, इस तरह नहीं है, हम लोग बहुत हम्बल हैं, पूरी दुनिया मानती है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया ये भी मानती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड, ज़हीन, इंटेलिजेंट और बहादुर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, मैं दुनिया में हर जगह पे गया हूं, पाकिस्तान का ये इमेज है, ये मानते हैं। अब देखो पाकिस्तान में ये सब आ रहे हैं तो क्रेडिट गोज टू हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, तो उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने सबको प्रोटेक्ट किया। और यानी हमारी तरफ से कभी भी ये नहीं था कि भी हम जाके लड़ाई करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। हम लोग इनको समझाते रहे, इनको बहुत दफा क्या प्यार मोहब्बत से कहा, मगर ये नहीं समझे। जब थप्पड़ पड़े हैं तो अब जाके इनको समझ आइए। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, इनको थप्पड़ पड़े तो समझ आइए। और वहां पे जितने भी लोग हैं, जैसे अभी बात हुई दहशतगर्दी की, ये खुद ही करते हैं, ये सब खुद ही सारी ऐसी हरकतें करते हैं और जनाब दुनिया को बताते थे कि हो कुछ हो रहा है। और जब बाद में पता चलता है तो साफ चीजें समझ आ जाती है जिनकी कुछ सेंस ही नहीं होती है, और सब पता चल जाता है कि ये सब ढोंग रचा रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर इन्होंने जो पोर्ट्रे किया हुआ है, ये ढोंग रचा रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, इनके पास थोड़ा बहुत माल आ गया है, उस माल की वजह से ये समझ रहे हैं कि जनाब हम ढोंग रचाते हुए अपने मुल्क का जो है ना इमेज बहुत अच्छा कर लेंगे। भाई ढोंग रचाने से नहीं होता, क्वालिटीज से होता है। आपकी जितनी अच्छी क्वालिटीज होंगी उसके ऊपर जो है वो आप एलिवेट करते हैं, आपके मुल्क ऊपर जाते हैं, ढोंग रचाने से नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारा मुल्क, हमारी सारी गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो इमेज पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर ब्रेव, बट वी आर काइंड, वी आर पीसफुल। और वो हम अमन चाहते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। और हमने, अगर हम चाहते, हमारा तो देखे ना जिस डायरेक्शन में चीजें चल रही थी, हम चाहते तो इसको कैरी ऑन रख सकते थे। पता नहीं बातें कहां से कहां निकल जाती। हमने फिर भी एंड में जब आया सारा कुछ अपने हाथ में, फिर भी माफ कर दिया, नहीं ठीक है जी, हम दोस्ती का हाथ फैलाते हैं। और हमेशा दोस्ती और अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा पहला कदम उठाता है, हाथ पहले बाहर निकालता है, हाथ मिलाने के लिए, सीने लगाने के लिए हर किसी को। बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त बात कही है, क्योंकि टारगेट सारे लॉक थे। जिन जिन जगहों पर हम अटैक कर सकते थे वो इस बात का इंडिया को भी पता है, जिसकी वजह से ये भागे भागे गए अमेरिका बहादुर के पास कि भाई सीज फायर करवा दो, अल्लाह का वास्ता है, बल्कि नहीं भगवान का वास्ता है, सीज फायर करवा दो। भागे भागे गए ये। अच्छा सर, पीएसएल में तो बात करनी ही है सकी भाई और सलीम मलिक साहब, लेकिन जो ओवरऑल अगर बात करें, माइक हसन आए हैं जनाब कोच के तौर पर, और वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो T20 का हिस्सा बनाया जाए। क्या अब माइक आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई बेहतर इजाफा ये हो सकते हैं एज अ कोच, और बाबर आजम और रिजवान की जगह आप देखते हैं, स्पेशली जो भी कंसिडरिंग जो हाल ही में उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखते हुए? या देखिए, T20 में तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जगह बनती है। सही है, क्योंकि T20 एक ऐसा गेम है जिसमें आपको थोड़ा तेज़ खेलना पड़ता है। हम उनकी क्रिकेट को हम
मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बाकी फॉर्मेट में वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मगर T20 एक ऐसा गेम है जिसमें आपको तेज़ खेलना पड़ता है, और उसमें जो बॉल ज़ाया होते हैं, वो स्लो खेलते हैं, उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। इंडिविजुअल नुकसान होता है। देखें ना, इंडिविजुअली रिजवान ने टॉप स्कोरर है वो, मगर उनकी टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, वो बॉटम पे है। ऐसा ही तो अगर माइक हसी असल में देखें, जो कोच आता है ना, ये इसकी कोशिश होती है कि ये सारी टीम अपनी लेके आए, और ऑब्वियसली जब वो उसको इन्होंने रखा है तो उसने कहा होगा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। सही है। तो लाजमी बात है, उसको अगर ये पसंद है तो यहाँ से उसकी सोच का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो कितना अच्छा कोच होगा, जिसको यही नहीं पता कि कौन से फॉर्मेट में किसने खेलना है। बहरहाल मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अभी तो आया है, वो पता चलेगा, मगर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बंदे को यही नहीं आइडिया कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में खेलना चाहिए, तो यहाँ से उसकी सोच का अंदाज़ा करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जो सोच रहा है वो ऐसे होना नहीं चाहिए। इसका नुकसान होगा T20 पाकिस्तान की T20 क्रिकेट। ऑब्वियसली देखें जी, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ बाबर रज़वान की कि बहुत अच्छे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, मगर T20 उनको सूट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। या तो मैं हमेशा कहता हूँ, या तो अपनी गेम को चेंज करें, आप कम बॉलों में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है सेट हो के वो फिर खेलते हैं, तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, स्पेशली रिजवान, वो सारा ऑन साइड पे खेलता है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए ऑफ साइड पे भी खेलना। तो जितनी देर आप तेज़ नहीं खेलेंगे T20 में, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही है सर। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, सकीब भाई से भी जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है माइक हसन के बतौर तैनात होने पर, और जो अप्रोच अभी तक नज़र आ रही है, सकीब भाई से भी इस पर उनकी राय लेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। सकीब भाई, मैंने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले मलिक साहब से माइक हसन के बतौर कोच तैनाती की। सर, जो हमारा जितना भी अच्छा माल होता है उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे इस वक्त आप बैठे हुए हैं यूके में, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो हमें इंपोर्टेड माल लाने का बड़ा शौक होता है, जैसे कि माइक हसन को हमने पाकिस्तान बुला लिया है। अच्छा, इस वक्त सकलैन भाई से रब्ता करते हैं, शायद रब्ता बहाल हो। सर, ये क्या हमें इंपोर्टेड माल की इतनी क्यों आदत पड़ी हुई है? वैसे इसका जवाब तो बड़ा अच्छा सकी के पास जा रहा था यार। ये मेरा ख्याल हम गुलामी से अभी तक बाहर ज़हनी तौर पर निकले नहीं। वो 47 की जो गोरों वाली गुलामी है ना, हम कहते हैं चिट्टी चमड़ी वाला बंदा ज़रूर होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली है कि आपके यहाँ बहुत सारे हीरे हैं। आप देखें, उसने हमारा जो पठान है, यार मुझे नाम भूल जाता है उसका, जिसमें 10,000 स्कोर हमारे प्लेयर ने किए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस किए हैं, और वो कप्तानियाँ की हुई हैं और जीते हुए हैं पाकिस्तान के लिए। आप उनको छोड़ के, ठीक है, कुछ लोगों ने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, कुछ लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की एज कोच। यूनुस खान की बात कर रहे थे। यूनुस खान, आप देखें यूनुस खान ने कितना पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप आपको जीत के दिया, उसका इतना उसने पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। आपने कभी उसको यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब छोटी छोटी बातों से उससे नाराज़ हो जाते हैं। आप देखें, जिस बंदे ने इतना पाकिस्तान के लिए किया है, आप उसको तो ट्राई करें ना, आप हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। ये बात तो है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लंबी लिस्ट है सर, आप भी तो हैं इसमें लिस्ट में। मलिक साहब से बात कर रहे हैं हम। सकीब मुश्ताक साहब दोबारा साथ शामिल हैं हमारे। सकीब भाई, मैं अभी यही बात कर रहा था, आपके साथ रब्ता हमारा शायद नहीं था उस वक्त, कि अच्छा माल जो है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे इस वक्त आप यूके में बैठे हुए हैं और बाहर से हमें इंपोर्टेड माल लाने की आदत पड़ गई है। माइक हसन को हमने अब इस वक्त कोच बना दिया है, तो हम तो सोचे बैठे थे कि मिठाई खाएंगे आपसे, आप भी उस फहरिस्त में शामिल थे, उस दौड़ में शामिल थे कोच बनने की। क्या हुआ? और माइक हसन, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो कि शायद अपना खोया हुआ मकाम वापस लाने की हम जो उम्मीद कर रहे हैं, माइक हसन उसमें कोई किरदार अदा कर सकें? देखिए, अब तो अनाउंस हो गया ना। जी जी, अब तो हमें अब इस डिसीजंस को हमें बैक करना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। राइट। उसको किस डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन का तयन, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। भैया, आप क्या करना चाहते हो? आप वाइड बॉल में कोई ICC का मेगा इवेंट जीतना चाहते हो, दैट्स द एम्बिशन, द विजन। राइट। और उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करनी चाहिए बोर्ड को भी
और जिस तरह वो उसके प्रोसेस बनाता है या वो उसका जो लैडर बनाता है कि किस तरीके से जाना है, उसमें करना चाहिए। बाकी सलीम भाई की जो बात है, मैं उस पर 100% एग्री करूंगा कि अपनों को प्रॉपर चांस देना चाहिए। देखिए, आप 2 वर्ल्ड कप जीते हैं जी 92 का वर्ल्ड कप जीते और ये T20 वर्ल्ड कप जीते। 2009 का। अपना ही कोच अपना ही कोच था अपना ही कोच था। अच्छा, एक बाहर से जो आता है उसको जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कम्युनिकेशंस की होती है। वो फीडबैक, उसको क्या फीडबैक मिलेगी, क्या फीडबैक में कितनी क्लैरिटी है। जी। हम ये समझते हैं पंजाबी से बात करता है तो वो किसी चीज को छुपाता है, अंदर रख लेता है, मरवत में, खौफ में, प्रेशर में या लालच में। जो चीजें फीडबैक दे रहा होता है, कम्युनिकेशन में जो चीजें रुक जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें आप उसको पिक कर लेते हो, आपको कुछ आइडिया हो जाता है इन टर्म्स ऑफ उसकी फीडबैक में, उसके चाल ढाल में, उसके एटीट्यूड में, और उसकी जो चीजों को जिस तरह वो रख रहा होता है आपके सामने, आप उसको समझ रहे होते हो। मगर इधर कम्युनिकेशन का जब बहुत बड़ा गैप आ जाएगा ना, तो चीजें जो है ना वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सपीरियंस को मैं आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम माइक हैसन। मैं उसके साथ बहुत काम किया, उसके अगेंस्ट काम किया, बल्कि 2019 वर्ल्ड कप में ये न्यूजीलैंड का हेड कोच था और मैं इंग्लैंड का कोच था। बहुत दफा मेरी इंटरेक्शन भी हुई है। सच ए लवली गाय, क्वालिफाइड कोच है, उसको टैक्टिक्स का बहुत पता है, क्रिकेट का बहुत पता है, मॉडर्न क्रिकेट का बहुत पता है। बट वो जो अंदर कम्युनिकेशंस वो चलनी है और किस तरीके से इन सबको लेके चलना है, एक कल्चरल डिफरेंस है, जो लैंग्वेज डिफरेंस है, उसको वो किस तरह से कोप करेगा। ठीक है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म में आप आते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने अच्छी टीम ले ली, पिक कर ली, और उस टीम को चलाने वाले लोग अच्छे आ गए, तो आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। बट नेशनल लेवल पे चीजें डिफरेंट होती है। बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन में पॉइंट आ गया। अच्छा मलिक साहब, आकिब जावेद कोचिंग से अब वो डायरेक्टर होंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, यही उनकी पोस्ट पहले भी यही होनी चाहिए थी, और खुद भी शायद वो इस तरह के इशारे दे चुके हैं अपनी गुफ्तगू से। यार मुझे नहीं पता, अगर देखें ना, जो उनको पहले दिया गया सारी जिम्मेदारी दी गई ना, कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे साथ, और फिर पाकिस्तान के टीम के साथ वो हेड कोच भी रहे जी। तो वहाँ तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी पिछले 6-7 सीरीज़ से कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आई डोंट नो कि वो इस यहाँ आके कोई नई चीज़ लेके आएंगे। शायद उन्होंने कोई कोर्स किया है नया कि वो नई चीज़ें इसमें आजमाएंगे। मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदे का अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ कामयाब नहीं रहा, और उसमें देखे मेरे उसके साथ किसी के साथ भी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मगर बात ये है कि एक बंदा पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है तो आप एक स्पिनर से खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो आप 2 स्पिनर से खेल रहे हैं जहाँ सीम विकटें हैं। तो ये दो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बाहर हैं कि वो अब वहाँ एकेडमी में आके क्या होगा, चेंज कैसे होगी, ये समझ से बालातर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सकलैन भाई, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो आकिब जावेद साहब की जो तैनाती डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, एक ज़ाहिर है उन्होंने काम तो किया है, प्लेयर डेवलपमेंट में भी काम किया है, बहुत से ऐसे प्लेयर सामने आए हैं। एक तो ये कि उनकी इस जगह, इस पोस्टिंग पर आप क्या कहेंगे। सेकेंडली आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन कमेटी का अब क्या होगा, अब क्या कोई चीफ सेलेक्टर की पोस्ट पर आएगा आपके ख्याल में मुख्तसरन सर? देखिए, डायरेक्टरशिप जो उनको मिली है वो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से, और जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में था वो इसी की तलाश में थे। अच्छा। कि वो ऐसे डायरेक्टर इधर आ जाते, तो आई थिंक वो उसी से मैच खाती हुई चीज़ें हैं। बाकी जो सिलेक्शन कमेटी का है, मैं ये समझता हूँ पीसीबी को बहुत ही जल्दी मगर बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि एशिया कप सर पे खड़ा है, मैचेस इतने ज़्यादा नहीं है और साथ ही वर्ल्ड कप है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी अच्छी प्रेपरेशन होगी हम उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी आपके सामने है हमारी पाकिस्तान फौज की प्रेपरेशन कितनी अच्छी थी, रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। सही है। बड़ा मुल्क था, बड़े तैयारे थे, बहुत पैसा था, बड़ी सपोर्ट थी, मगर प्रेपरेशन नहीं थी।
हमारी तरफ से प्रेपरेशन थी। अच्छा सकीब भाई, कथा कलामी के लिए बात, लेकिन सर मेंटोर्स का क्या होगा? मेंटोर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपसे मैं जी देखें, अभी तक खबर ही चल रही है, खबरें ही फ्लोट हो रही हैं, बट मुझे अफसोस ये होता है कि बजाय खबरों की इस तरह चीजें आगे जाएं, जो कुछ करना है, जो जिस डायरेक्शन में जाना है, उसके ऊपर पूरे उसके स्वॉट एनालिसिस किए जाएं। जब तक आप स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, आप कोई भी आइडिया लेके आते हो, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, आप रास्ते में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आप स्वॉट एनालिसिस करें, आप देखें क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वर्थ ऑफ मनी है, वर्थ ऑफ टाइम है, हमारी एफर्ट सही जगह पे लग रही है, नहीं लग रही है। बगैर स्वॉट एनालिसिस किए हुए आप बिल्कुल किसी चीज को ना रोक सकते हैं, ना आप उसके अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। बाकी जो मीडिया में जो चीजें जाती, मुझे अफसोस ही होता है, मीडिया वाले बैठ के कहते हैं जी मेरे जराए ने ये बताया। लेकिन सर ये तो जराए की बात तो अपनी जगह पर है। शोएब मलिक साहब ने इस्तीफा दे दिया है पहले से भांपते हुए, जाहिर है कोई खबरें ऐसी होंगी जिसकी वजह से उन तक पहुंची होगी, तो नहीं, उसका मेरा ख्याल है उसने जहां तक मैंने खबर पढ़ी, मेरी उससे पर्सनल बात नहीं हुई, उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे, उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसका बेटा दुबई में है, वो रहता है कराची में है, हेड कर रहा है सियालकोट को, और ये सारी चीजें, और उसकी पहले से चीजें कमिटमेंट भी थी, वो काफी क्लैश कर रही थी वो चीजें। और वो बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है, डे 1 से वो ये कहता है कि मुझे हर चीज की क्लैरिटी चाहिए, and I want to put my heart and soul for Pakistan. So he's a genuine kind of a person. बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, चैंपियंस कप के हवाले से क्या मैं तो थोड़ा सा एक ऐड कर लूं, सॉरी मेरे साहब, इसमें देखें इनका अगर इस किस्म की रूमर्स आ रही हैं कि लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मेंटोर को निकाल दिया, फलां ये हो गया, इनका जो मीडिया सेल है क्रिकेट बोर्ड का वो कहाँ है? देखें ना, पूरे पाकिस्तान को पता चल रहा है कि तो ये इनको इसका जवाब देना चाहिए लोगों को। अच्छा सर, जो बात कर रहा है ठीक है, वो मेरे पास ऐसी चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि लाजमी तौर पर बात हो, चुके वक्त भी हमारे पास बड़ा कम है। एक तो शान मसूद टेस्ट कप्तानी जो उनकी परफॉर्मेंस अब तक रही है, 2023 में वो कप्तान बने थे, 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सिर्फ 3 उनकी कप्तानी में जीते हैं, 9 हारे। अब खबरें आ रही हैं कि उनको तब्दील किया और उनकी जगह सऊद शकील का नाम आ रहा है। सऊद शकील टेस्ट के लिए वही सऊद शकील जो इस वक्त T20 फॉर्मेट में PSL में कप्तान है कोयटा के। यार देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि शान मसूद को वो कैप्टन इसलिए लेके आए थे कि वो इंग्लिश अच्छी बोलता है। बाकियों को हमारे यहाँ ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम ये सोचते हैं। अब शान मसूद को भी जब लाया गया था उस वक्त भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, देखें ना, डोमेस्टिक में भी और वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छी नहीं थी। चलें, आपने एक बंदे को बना दिया, वो टेस्ट प्लेयर है, उसका टेस्ट मैच की तरह वो बारी लेता है, मगर उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल है कि ये टाइम आ गया हुआ है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। अब उसमें पर्ची किसकी निकलती है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली पर्चियाँ निकलती हैं, आप ओबलाइज करते हैं लोगों को, आप यहाँ अच्छा नहीं रहा चलो इसको उठा के इधर रख दें। तो ये कुरानदाजी आप देख रही है कि वो किस बंदे की निकलती है, वो उस बच्चे की निकलती है या किसी और की निकलती है, ये कुरानदाजी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है सब साहब। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त तो आया, वैसे तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर बात भी करनी थी। जेश ट्वीट जो कि बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया, तो पहले ऐसे काम ही ना करो भाई कि बाद में डिलीट करना पड़े, यू टर्न लेना पड़े, और पॉलिटिकल व्यूज़ अपने जो हैं वो आप आकर ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आप उस सीट के लिए मौजू नहीं है जो आपको दे दी गई है, आप शायद उस सीट के लिए बहुत छोटे इंसान हैं। बहरहाल इस पर भी बात होगी, और ख़ास तौर पर जो आज का मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, उस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। तो ब्रेक पे जाने से पहले शान मसूद के हवाले से बात हो रही थी। सकी भाई, आपसे मुख्तसरन जानना चाहूँगा, शान मसूद बहैसियत कप्तान अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो तो हमारे सामने है, फिगर्स तो हमारे सामने, 9 में शिकस्त हुई है मैचेस में और 3 वो सिर्फ जीते हैं। अब सऊद शकील का नाम लिया जा रहा है उनके मुतबादल के तौर पर, आप समझते हैं कि बेहतर ऑप्शन हो सकती है सऊद शकील की तैनाती? देखिए, ये डिफरेंट चीज़ है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो खबरें चल रही हैं, सिलेक्शन, चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी और ये जो अपना हेड कोच है, हाँ जी, वाइड बॉल का, सॉरी रेड बॉल का, वो कौन है? उनके बगैर ही आप सारी चीजें चेंज चॉप करके वो दे देंगे। वो कौन लोग हैं फिर ये ऐसी खबरें चला रहे हैं, इस तरह हो रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ, एक सिस्टम होता है, आपने कोच चेंज करना है तो आपके पास रेड बुल का कोच कौन है?
आपका चीफ सिलेक्टर कौन है, सिलेक्शन कमेटी कौन है, क्या उन्होंने सोचा इन सारी चीजों को, किस तरह वो देख रहे हैं, आगे फ्यूचर कितना दूर देखना चाह रहे हैं, हाँ। इसके ऊपर कितनी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, इसमें यकीनन आपको इल्म होगा सकी भाई कि मिसबाह हक का नाम भी आ रहा है कोच के तौर पर। हाँ, मैं खबर तो सुनने में आ रही है, बट मैं ये कह रहा हूं कि पहले हेड कोच को डिसाइड कर लें, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कर लें, उनको कहें बैठें, अब सोचें किसको लाना है किसको नहीं लेके आना है। अभी ये चीजें हुई नहीं है और दूसरी चीजें चलना शुरू होगी। दिस इज नॉट द वे ऑफ वर्किंग। आप इस तरह काम नहीं करते हो, सिस्टमेटिकली काम करते हो। कोई भी आके कह दे उठा दो, ला दो, ऐसे नहीं होता। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। चलें जी, आज के मैच के हवाले से अब सकी भाई और सलीम मलिक साहब बात कर लेते हैं। पहले तो पॉइंट्स टेबल नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब टॉप पर है, वही क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो इससे पहले हमें लग रहा था कि शायद इवेंट में आगे बढ़ पाए या ना, लेकिन 9 मैचेस के साथ 6 उन्होंने जीते हैं, 13 पॉइंट्स हैं उनके। दूसरे नंबर पर है कराची किंग्स, जिसका आज मैच भी होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी के साथ। खेले इन्होंने 5 जीते हैं, 3 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं इनके। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे थी, लेकिन जनाब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। 9 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं इनके भी। और चौथे नंबर पर हैं लाहौर कलंदर्स, 4 जीत चुके हैं इन्होंने मैचेस, 4 इन्होंने हारे हैं, 9 पॉइंट्स हैं इनके। पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस खेले हैं और 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, 8 पॉइंट्स इनके। जबकि मुल्तान सुल्तान आखिरी नंबर पर हैं, 9 मैचेस खेले हैं और पूरे 1 मैच उन्होंने जीता है, 8 मैच हारे हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं इनके। तो उनको तो हम खुदाफिज वैसे भी कर चुके हैं। सर जी, पॉइंट्स टेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड हैरान भी किया, परेशान भी किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त टॉप पर हैं और आज मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का जी। इसमें एक चीज़ है, ये अभी मैं आपको बताऊं, सिवाय मुल्तान सुल्तान की कोई टीम बाहर नहीं हुई। सही है, हाँ जी, अभी भी चांस हर एक के है मतलब मौजूद। आप देखें, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम समझते हैं कि ये क्वालिफाई कर गई हुई है, और उन्होंने क्या किया? मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से भी बाहर हो सकती है। अच्छा, बाहर हो सकते हैं टूर्नामेंट से? यहाँ से भी बाहर हो सकती है। उसकी रीज़न देखें, अगर पेशावर ज़ल्मी आज अगर मैच जीती है तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाते, ठीक है, फिर रन रेट पे बात आएगी ना। और अगर वो अगला जीत जाती है, अगर अगला जीते तो फिर तो लाहौर कलंदर बाहर हो जाती है, क्योंकि आखिरी मैच अगर लाहौर कलंदर जीती है तो उसके 9 से 11 हो जाते हैं। सही है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ज़रूर है, मगर अगर ये एक मैच जीती है तो 10 पॉइंट्स होते हैं। इसमें ये भी है ना पॉइंट के कराची और उसके 2-2 मैच पड़े हुए हैं, और 2-2 मैच पड़े हैं। और इस्लामाबाद अगर अगला मैच 1 मैच पड़ा है, अगर हार जाती है तो उसके 10 रह जाते हैं। सही है। मैं ये नहीं कह रहा, होता है ऐसे ही है ना, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, ये हुआ वो। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो रिलैक्स तो कर गए थे थोड़ा, लेकिन अब रिलैक्स मजीद रह नहीं सकते। अभी तो उनको ठीक मस्ट जीतना पड़ेगा। सही है सकी भाई, पॉइंट टेबल मैंने बता दिया, आपने यकीन देख लिया। अभी जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी कुछ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकती है, कोई भी टीम जो है मुल्तान सुल्तान के अलावा जो है कोई भी टीम बाहर हो सकती है, चांसेस हैं इस बात के। आप किसको देख रहे हैं? देखिए, लाहौर अगर हारता है तो लाहौर बाहर, बाकी सब थ्रू कर जाएंगे। अगर आप देखें ना, लाहौर के 9 मैच हो चुके हैं, 9 पॉइंट है, इधर ही अगर वो हार जाती है तो 9 पे खत्म होता है। बट पेशावर ज़ल्मी को दोनों मैच जीतने हैं और वाकई मलिक साहब सही कह रहे हैं कि सब अभी लाइन में है। कोटा ग्लैडिएटर जो है ना वो थ्रू कर चुका है, इनके सब मैचेस बहुत नर्व वाले होंगे। अब देखेंगे नर्व के अंदर इनकी एग्जीक्यूशन क्या होती है। ब्रेक भी मिला इनको बहुत सारा, इन्होंने देखा होगा कि क्या चीजें गलत की हैं, कौन सी अच्छी चीजें हैं, उनको भी देख लेंगे ये। तो आई थिंक ये सारे मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नहीं, मगर सकी एक चीज़ है, अगर लाहौर कलंदर हारती है और ये पेशावर 1 जीती है तो पेशावर तो सीधी अंदर चली जाती है। लाहौर हारे, पेशावर 1 जीते तो पेशावर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, के और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये सब थ्रू कर जाएंगे। तो लाहौर को जीतना है लाजमी। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हारती है, पेशावर ज़ल्मी वो हारती है, तो फिर आई थिंक लाहौर के बहुत ब्राइट चांसेस हो जाएंगे। फिर अगेन नेट रन रेट की चीजें जो है ना वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। परसेंटेज का टाइम आ गया सकी भाई, आज के मैच में किसको देखते हैं फातिह? यार आज कौन कौन आ रहा है मध्य मुकाबिल? पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स जी। हाँ जी, पेशावर ज़ल्मी इनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जी। अच्छा, वैसे पेशावर ज़ल्मी की एक हिस्ट्री है, ये भी बड़ा अजीब सा है। जब ये नीचे गिरती ना तो एकदम बाउंस बैक करके ऊपर आती है। इसके अंदर हाँ, मैं इनके साथ थोड़ा काम किया है, बट आई थिंक देखते हैं आज बाउंस बैक करते हैं कि नहीं। आप किसको देख रहे हैं सर? 50-50 सर। अच्छा यार, ये मुझे थोड़ा सा इसमें ना, चूंकि पिछला मैच जो ये जीते हैं ना, इरफान ने, जो खान न्याजी ने जितवाया था, उनसे इनका बड़ा मोराल हाई हुआ होगा। तो मुझे थोड़ा सा कराची का
चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं 50-50, चलो 50-60 कह दें, 60-50 60-40। ठीक है जी, देखते हैं जी आज के मैच में क्या नताज निकलते हैं। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इजाज़त दीजिए PSL हंगामा से, अल्लाह हाफ़िज़।